हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल त्रिशा एजुकेशन हब में। आज हम आप लोगों के साथ में MP सीरीज के अंतर्गत एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक एग्जाम के अंतर्गत हमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत जरूर देखने के लिए मिलता है, चाहे वह एग्जाम हो MPPSC का, चाहे वह एग्जाम हो MPSI का, चाहे हम देखें व्यापम का कोई भी एग्जाम हो। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। आप लोगों के लिए मैंने मैप की सहायता से बड़े ही आसानी से आप लोगों को यह चैप्टर समझाने के लिए सभी जानकारियां इधर जुटाई हुई है। तो आप लोगों को बड़ा आनंद आने वाला है। आप लोगों को प्रत्येक कंसेप्ट मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित समझने वाला है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, यदि हम देखें तो हम जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था और वहां से क्या होता है, हमारे देश के अंतर्गत राज्य बनने की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, इसे हमारी सुविधा के लिए मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को समझने के लिए इसे 3 बराबर भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहला भाग हम करते हैं 1947 से लेकर 1956 तक, अर्थात जब हमारा मध्य प्रदेश बनता है तब तक हम इसे पहले भाग में पढ़ते हैं। उसके पश्चात देखें 1956 से जब हम देखें तो 2000 तक पढ़ते हैं, अर्थात हम देखें जिस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तब तक हम जानकारी जुटाते हैं। और उसके पश्चात देखते हैं 2000 से 2020 अर्थात वर्तमान तक इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है, बात होती है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। जैसा कि आप जानते हैं, स्वतंत्रता जैसे ही मिली, हम जानते हैं एक अधिनियम आया था। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे भारत देश का एक जो भाग होता है पाकिस्तान के रूप में अलग हो जाता है। अर्थात हम देखें तो एक ही देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक हमारा स्वयं भारत और एक हमें देखने के लिए मिलता है पाकिस्तान। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं, इसके पहले देशी रियासतें क्या हुआ करती थी, भारत के अंतर्गत विद्यमान हुआ करती थी। और आपको पता होना चाहिए 565 देशी रियासतें हुआ करती थी। जैसे ही पाकिस्तान अलग होता है तो उसमें 13 रियासतें क्या हो जाती है, पाकिस्तान के अंतर्गत चली जाती है और 552 रियासतें क्या होती है, भारत के पास रह जाती है। उसके अंतर्गत भी क्या होता है, 3 ऐसी रियासतें होती है जिसको लेकर कंफ्यूजन बना रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, एक रियासत है, कौन सी रियासत, जिसका नाम है हैदराबाद रियासत। आप जानते हैं हैदराबाद रियासत को क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सैन्य कार्यवाही के द्वारा, और हम जानते हैं वहां पर एक ऑपरेशन भी चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। वहां का जो निजाम था वह क्या चाहता था, वह चाहता था मैं स्वतंत्र रहूं, अलग ही रहूं, इसलिए वह क्या करता था, भारत के साथ नहीं मिलना चाहता था। उस समय के हमारे तत्कालीन उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया, इस निजाम को क्या कर दिया, उसके ऊपर सैन्य कार्यवाही कर दी और ऑपरेशन पोलो के द्वारा क्या कर दिया, हैदराबाद जो राज्य था उसे हमारे भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया। उसके पश्चात हम जानते हैं दूसरी रियासत हमें देखने के लिए मिलती है जूनागढ़ रियासत। यह भी बड़ी रियासत बड़ा बाद में क्या करती है, भारत के लिए समस्या उत्पन्न करती है। और यहाँ के जो अधिकांश जो लोग हैं भारत के साथ आना चाहते थे, किंतु वहाँ का राजा भी क्या करता है, छल पूर्वक क्या चाहता है कि वह पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। किंतु वहां पर किया जाता है जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह के द्वारा क्या होता है, इस रियासत को भी हम देखें तो इसमें भारत क्या होता है, जनमत संग्रह के अंतर्गत विजय प्राप्त कर लेता है और यह रियासत भी क्या हो जाती है, भारत का अभिन्न अंग बन जाती है। उसके बाद तीसरी रियासत के बारे में, कश्मीर रियासत के बारे में तो आपने पढ़ा होगा। और हम जानते हैं इस रियासत
रियासत के ऊपर क्या होता है, यह भी एक अलग से ही अपना रियासत बन के रहता है। जब पाकिस्तान जो कबीली जो लोग होते हैं उनके द्वारा जब इस रियासत पर क्या किया जाता है, हमला किया जाता है, तो यहाँ के जो राजा थे वो भागकर किसके पास आते हैं, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आते हैं और क्या करते हैं, उनसे तब कहा जाता है कि आपकी हमारी रक्षा करो, ऐसा कहते हैं। पर उनकी रक्षा इस बात पर की जाती है जब वो क्या करे, विलय पत्र पर साइन कर दे। जब वे क्या करते हैं, विलय पत्र पर साइन कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे भी अपने भारत का अभिन्न हिस्सा बना लेते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो भारत के अंतर्गत क्या होता है, 1947 के बाद यह कारवां आगे बढ़ता है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम देखें 1947 के बाद क्या हो जाता है, हमारा देश तो आज़ाद हो जाता है। और क्या होता है, एक प्रांत होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रांत होता है, सेंट्रल इंडिया अर्थात मध्य भारत। तो मध्य भारत को भी क्या किया जाता है, चार उसके अंतर्गत यदि देखें, वैसे तो जो तीन भाग होते हैं, तीन महत्वपूर्ण भागों में बांट दिया जाता है। भाग ए वाला, उसके बाद भाग बी में और भाग सी में, तीन भागों के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसे बांट दिया जाता है। और आपको पता होना चाहिए भाग ए का हिस्सा हमारे पास में मैंने आपको मैप के माध्यम से दर्शाया हुआ है, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम मध्य प्रांत के नाम से भी जानते हैं। और कहीं कहीं पर इसे पुराना मध्य प्रदेश राज्य नाम से भी इसका वर्णन हमें मिलता है। आपको पता होना चाहिए सेंट्रल प्रोविंस एंड जो बरार भाग हुआ करता था 1947 के बाद जैसे ही अस्तित्व के अंतर्गत आया, तो इसकी भी एक अलग मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो हमारे बाद में चलकर क्या होता है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। इस भाग के भी अपने एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पंडित रविशंकर शुक्ल साहब। और वहां पर एक गवर्नर भी हुआ करते थे, राघवेंद्र राव जी करके वहां के इस भाग के क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। यह भाग बनता कैसा है, तो याद रखना, हम यदि बात करें विदर्भ वाला एरिया, खास करके जो नागपुर है, अमरावती है, अकोला है, बुल्ढाना है, वर्धा है, चांदा है, भंडारा है, यह सभी जिले इसी के अंतर्गत आया करते थे। महाकौशल वाला भाग आया करता था, छत्तीसगढ़ वाला भाग आया करता था, और बुंदेलखंड वाला भाग ए का भाग हुआ करता था। और इसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो इसकी राजधानी हमें देखने के लिए मिलती है कौन सी, उस समय हम देखें पुराना मध्य प्रदेश। आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी पहले क्या हुआ करती थी, तो नागपुर हुआ करती थी। ये इसी कारण से हमें देखने के लिए मिलता है इसका पुराना नाम, वो पुराना मध्य प्रदेश। उसके पश्चात बात करें तो आपको और पता होना चाहिए भाग बी के बारे में। तो भाग बी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाग बी का जो पुराना नाम था उसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। और आपको पता होना चाहिए मध्य भारत की हमें दो राजधानियां देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी दो राजधानियां, एक तो हमारा इंदौर, और उसके पश्चात देखने के लिए मिलती थी राजधानी ग्वालियर। याद रखना, जो इंदौर हुआ करता था वह ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, किसकी, मध्य भारत अर्थात भाग बी की। और जो ग्वालियर हुआ करता था वह शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। इसके भी अपने अलग मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे लीलाधर जोशी साहब, और वहां पर तखतमल जैन साहब वहां के गवर्नर हुआ करते थे। भाग बी के अंतर्गत आपको यह जानकारी पता होना चाहिए, एग्जाम के अंतर्गत बार बार पूछ लिया जाता है कि भाग बी का नाम क्या था। तो याद रखना, मध्य भारत नाम हुआ करता था, जिसकी दो राजधानियां 6-6 माह के लिए हुआ करती थी। उसके पश्चात देखें तो बात आती है भाग सी की। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है भाग सी, जिसे विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और जिसकी राजधानी हमें देखने के लिए मिलती है क्या, याद रखना, इसकी राजधानी हुआ करती थी रीवा। और ऐसा कहा जाता
है लगभग 26 या कहीं कहीं आपको किताबों में 25 रियासतों को मिलाकर इस भाग को बनाया गया था और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, रीवा। और यहाँ के भी एक मुख्यमंत्री अपने अलग हुआ करते थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ला साहब। तो यह आपको यह जानकारी सभी पता होना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम देखें जो हमारा देखा सेंट्रल प्रोविंस या भाग ए, कहीं कहीं किताबों के अंतर्गत अलग अलग रियासतें हमें पता चलती है, कहीं पर हमें 22 देखने के लिए मिलती है तो कहीं पर 36 देखने के लिए मिलती है। और मध्य भारत के अंतर्गत भी ऐसा कहा जाता है कि लगभग 36 या से 30 रियासतों को मिलाकर क्या बनाया गया था, मध्य भारत बनाया गया था। एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंतर्गत कभी भी यह क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। पता होना चाहिए कि यदि वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो एक रियासत है, कौन सी, मकड़ाई रियासत। वह यदि देखे तो हरदा के पास देखने के लिए मिलती है, कौन सी रियासत, मकड़ाई रियासत। वह किस भाग का हिस्सा हुआ करती थी, तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का वह हिस्सा हुआ करती थी। उसके पश्चात देखें कि जैसे ही यह क्या हो जाता है, भाग बन जाते हैं मध्य प्रदेश के, उसके पश्चात हमें देखने के लिए मिलता है कि क्या करते हैं, आपने सुना होगा आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो लोग क्या करते हैं कि जो हम देखें जो मद्रास वाला एरिया था वहां पर जो तेलुगु भाषी लोग क्या करते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। और जानते हैं उनके नेता हुआ करते थे पोटू श्री राम लल्लू। वह क्या करते हैं, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत जो देखे वहां के लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। और जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है पोटी श्री राम लल्लू साहब की, तो क्या हो जाता है, वहां पर वह आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेता है। इसीलिए यदि हम देखें तो 1953 के अंतर्गत हमें पहला यदि देखने के लिए मिलता है भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा, तो हमें देखने के लिए मिलता है एक राज्य आंध्र प्रदेश। और इससे संबंधित क्या होता है, बाद में ऐसा होता है कि सभी जो जितने भी देश के अलग अलग देखे हम अलग अलग जो प्रांत है या अलग अलग राज्य है, वह भी क्या चाहते हैं कि हमें भी भाषा के आधार पर एक अलग स्टेटस दे दिया जाए, एक अलग दर्जा दे दिया जाए। जैसे महाराष्ट्र क्या चाहता है, हमें मराठी भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा मिल जाए। उसके पश्चात मध्य प्रदेश चाहता है हिंदी के आधार पर हमें अलग राज्य का दर्जा मिल जाए। तो इस प्रकार से क्या होता है, देश के अंतर्गत सभी जो राज्य अलग अलग भाषा के आधार पर दर्जा मांगने लग जाते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष आप जानते हैं हमारे प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या करते हैं कि धर आयोग बनाते हैं। धर आयोग के अंतर्गत धर उन्हीं के नाम पर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो देखे उसके न्यायाधीश हुआ करते थे धर साहब। उनके नेतृत्व के अंतर्गत 4 लोगों का एक आयोग बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए क्या, तो वह कहते हैं नहीं, केवल प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। उसके पश्चात क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो एक अधिवेशन होता है उनका, उसके अंतर्गत जेवीपी समिति बनती है यही जांच करने के लिए क्या भाषा के आधार पर राज्यों का जो हम देखें अलग से बंटना चाहिए राज्य। तो वहां पर इसके अंतर्गत 3 लोग हमें देखने के लिए मिलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके पश्चात देखे वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। यह 3 लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इस समिति के अंतर्गत रहते हैं और इसके अध्यक्ष हमें जवाहरलाल नेहरू देखने के लिए मिलते हैं। तो यह भी क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, किसी भी राज्य को अलग स्टेटस नहीं होना चाहिए। किंतु सभी क्या होते हैं, सभी राज्य ऐसा करते हैं कि नहीं, हमें तो भाषा के आधार पर चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन कर देंगे, हम उग्र रूप अपना लेंगे। इस प्रकार की बातें शुरू हो जाती है। उसके पश्चात क्या होता है कि अंत के अंतर्गत सरकार क्या कर देती है, अपने घुटने टेक देती है और एक आयोग आता है 29 दिसंबर 1953 के अंतर्गत। कब, 29 दिसंबर 1953 के अंतर्गत एक आयोग आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग।
और हम जानते हैं इसके द्वारा जब 1953 में तो आया, 1956 के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, हमारा मध्य प्रदेश बनता है। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया कब, तो याद रखना 29 दिसंबर 1953 को आया था। इसके अध्यक्ष हुआ करते थे फजल अली। फजल अली कौन हुआ करते थे, तो सर्वोच्च न्यायालय के हम देखें कि पहले हम देखे जो अभूतपूर्व न्यायाधीश हुआ करते थे, उसके पश्चात हृदय नाथ कुंजरू और डॉक्टर के.एम. पानीकर साहब इसके 2 सदस्य हुआ करते थे, अर्थात 3 सदस्यों का यह आयोग था। उसके पश्चात देखे वर्ष 1956 के अंतर्गत हम जानते हैं भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 1956 को क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हमें देखने के लिए मिलता है। किंतु हम देखें यह नागपुर वाला एरिया या हम जो विदर्भ वाला एरिया देखते हैं, यह जहाँ के जो ज़्यादा लोग थे हम जानते हैं यह मराठी भाषी हुआ करते थे। इसलिए क्या किया जाता है, भाषा के आधार पर हो रहा था, अर्थात जो हिंदी वाले जो क्षेत्र है, हिंदी वाले जो भाग है, उनको आपस में क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। इस आधार पर उन्हें आपस में मिलाया जाता है। और यह क्या होते हैं, ये जो एरिया होता है, कौन से एरिया होते हैं, महाकौशल के जो मराठी भाषी वाले एरिया होते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस समय महाकौशल की राजधानी जबलपुर हुआ करती थी। एग्जाम में पूछ सकता है कि भाग ए के अंतर्गत महाकौशल आया करता था, उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो जबलपुर हुआ करती थी। और आपको पता होना चाहिए जैसे ही विदर्भ के अंतर्गत हम देखें इसे अलग कर देते हैं, उस समय एक बॉम्बे राज्य अर्थात बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। उस समय हम क्या करते हैं, इन आठों को कौन कौन सा, इन देखिए अकोला है, अमरावती है, बुल्डाना है, यावतमाल है, उसके बाद नागपुर देखा, वर्धा देखा, हम चांदा देखा, भंडारा देखा। इन चारों हम क्या करें, जिलों को उठाकर किसे दे देते हैं, बॉम्बे राज्य को दे देते हैं। अर्थात ये मराठी भाषी राज्य को हम क्या कर देते हैं, बॉम्बे स्टेट को हम इसे सौंप देते हैं। उसके पश्चात हम राजस्थान से क्या करते हैं, विनिमय प्रणाली के द्वारा राज्यों का क्या कर देते हैं, या कुछ एरिया का क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो कोटा राज्य है, राजस्थान का जो कोटा है, उसकी सिरोंज तहसील को क्या किया जाता है, एज इट इज उठाकर क्या किया जाता है, जैसा कि तैसा उठाकर विदिशा के अंतर्गत मिला लिया जाता है। और कोटा के अंतर्गत ही हमें देखें तो मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है, उसका सुनेल टप्पा जो हमें देखने के लिए मिलता है एरिया, उसे कोटा को दे दिया जाता है। अर्थात राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में क्या किया जाता है, विनिमय कर लिया जाता है एरिया का। उसके पश्चात देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, एक भाग तभी भी बचा होता है, कौन सा, तो एक भाग हमें देखने के लिए मिलता है, कौन सा, याद रखना बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग होता है, वह हमें देखने के लिए मिलता है भोपाल। भोपाल एकदम स्वतंत्र रूप से रहा करता था। आपको पता होना चाहिए वहां पर नवाब हुआ करता था, नवाब हमीद उल्लाह, क्या नाम था, नवाब हमीद उल्लाह का वहां पर शासन हुआ करता था। जिस समय क्या होता है कि यह क्या करता है, यह भी स्वतंत्र रहता है। और लास्ट के अंतर्गत जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब इनकी क्या होता है, इसके ऊपर इसका प्रकोप जब पड़ने लग जाता है, तो यह डर जाता है वहां का नवाब, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहता है कि मेरे इस राज्य को आप क्या कर लो, कि आप ऐसा कर लो, इसे भारत के अंतर्गत शामिल कर लो। तो उस समय आपको पता होना चाहिए एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आता है कि जो भोपाल रियासत है, जो एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, उसे भारत के अंतर्गत कब शामिल किया गया, तो याद रखना उसे भारत के अंतर्गत शामिल किया गया था 1 जून 1949 को। कई बार तारीख पूछ ली गई है कि कब शामिल किया गया था, 1 जून 1949 को इसे शामिल कर लिया गया था। यह एग्जाम में बार बार आता है। उसके पश्चात याद रखना जैसे ही शामिल कर लिया जाता है, इसको हम देखें इस रियासत को या इस राज्य को कहां पर शामिल किया जाता है, इसे शामिल कर लिया जाता है विंध्य प्रदेश के अंतर्गत। अर्थात हम देखें जो विंध्य प्रदेश जो भाग सी है, अर्थात जिसकी राजधानी हमें देखने के लिए मिलती है कौन सी, रीवा, जिसके मुख्यमंत्री हमें देखने के लिए मिलते थे उस समय पंडित शंभुनाथ शुक्ला, वह उस भाग में क्या कर लिया जाता है, इसे शामिल कर लिया जाता है। और बाद में हम जानते हैं 1952 के अंतर्गत एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, शंकर दयाल शर्मा, बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति जो
चलकर क्या हुआ करते थे। सबसे तो पहले क्या होते हैं 1952 के अंतर्गत हम देखें यहाँ के क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, और जो बाद में चलकर हमें पता है हमारे भारत के महामहिम राष्ट्रपति 90वें नंबर के शंकर दयाल शर्मा साहब बनते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या किया, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की जो जानकारी है कहाँ तक बता दी। तो आपको मैंने यह जानकारी हम लेकर आ गए से 1956 तक। अब 1956 के बाद किस प्रकार से अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते हैं जो जिले कैसे बने, और 1956 से हम हमारी कहानी बढ़ाएंगे 2020 तक। आप हमारे साथ बने रहिए, इसे हम रब कर रहे हैं और पूरी जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखिए दोस्तों, अब हमारे पास में जो सिलसिला शुरू होता है 1956 से बात कर रहे हैं। आप कहाँ से बात होने वाली है, 1956 से। 1956 के अंतर्गत हम जैसे ही देखें कि 1 नवंबर 1956 को हमारा यदि देखें कि प्यारा मध्य प्रदेश अस्तित्व के अंतर्गत आ जाता है, अर्थात भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश बन गया। और याद रखना यहाँ से ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत उस समय कितने जिले हुआ करते थे। तो याद रखना उस समय मध्य प्रदेश के अंतर्गत जिले हुआ करते थे कितने, 43, अर्थात 43 जिले हुआ करते थे। उसके बाद क्या होता है कि 26 जनवरी 1972 को बात है, 26 जनवरी 1972 को एक हम जानते हैं भोपाल, जो हमें पता है सीहोर की तहसील हुआ करता था, जो तक क्या हुआ था तहसील होते हुए भी हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया था। उसे 26 हम बात करें 26 जनवरी 1972 को क्या कर लिया जाता है, मध्य प्रदेश का जिला बना लिया जाता है। और उसके एक साथ था राजनांदगांव, उसे भी जिला बना लिया जाता है। जो हम देखें राजनांदगांव वर्तमान के अंतर्गत हमें कहां पर देखने के लिए मिलता है, हम देखें छत्तीसगढ़ का एक जिला देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से 43 से हमारे पास में जिले कितने हो जाते हैं, हम देखें तो 43 से हमारे पास में जिले कितने हो गए, 45। और संभाग उस समय कितने हुआ करते थे, 9 ही संभाग हुआ करते थे। 1 नवंबर 1956 को जिले हुआ करते थे मध्य प्रदेश के कितने, तो मध्य प्रदेश के 43 जिले हुआ करते थे और संभाग हुआ करते थे 9। उसके पश्चात जैसे ही आए 1980 के अंतर्गत तो क्या होता है, हमें देखने के लिए मिलते हैं 3 नए संभाग बन जाते हैं। कौन कौन से, चंबल संभाग, ऊपर वाला हमारा चंबल, उसके पश्चात बस्तर संभाग हमें देखने के लिए मिलता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, और उसके पश्चात होशंगाबाद संभाग, यह हमें देखने के लिए मिलता है हमारा हरदा वाला एरिया, उसके पास हमें होशंगाबाद संभाग देखने के लिए मिलता है, और जिसे हम देखें नर्मदापुरम के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हमारे पास में हमने देखे जिले तो 45 है, संभाग 9 से बढ़कर कितने हो गए, 1980 के अंतर्गत कितने हो गए, 12 हो गए। अब यह आपको यहाँ से हमारा जो सिलसिला सही तरीके से शुरू होता है, यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके पश्चात 1998 के अंतर्गत क्या होता है, जिला पुनर्गठन आयोग आता है। 2 व्यक्ति होते हैं, एक दुबे साहब जिनका नाम है VR दुबे साहब, और एक समिति होती है सिंहदेव समिति के द्वारा क्या होता है, VR दुबे साहब क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 10 नए जिले बनना चाहिए। कितने कहते हैं वो, 10 नए जिले बनना चाहिए। बात है 1998 की। और सिंहदेव साहब क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत और 6 नए जिले बनना चाहिए। तो दोनों की बात को स्वीकार किया जाता है, दोनों की अनुशंसा को क्या किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम देखें अविभाजित मध्य प्रदेश के अंतर्गत 16 जिलों को एंट्री दे दी जाती है, अर्थात नए 16 जिले बना लिए जाते हैं। पहले कितने चल रहे हैं, 45, और जैसे ही 16 बन गए तो नए जिले कितने हो गए मध्य प्रदेश में, 61। और हम
देखें डिवीजन तो कितने हैं, 12 हमारे पास में, संभाग जो है वह 12 संभाग हमारे पास में है। यदि वर्तमान के अंतर्गत देखा जाए तो जो दुबे साहब थे, वी.आर. दुबे साहब के द्वारा जो 10 जिले जो बनाए गए थे उसके अंतर्गत हमें केवल 4 जिले हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहां पर, हमारे मध्य प्रदेश में। बाकी के जो 6 जिले हैं वह कहां चले गए, वह चले गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्य के पास के अंदर। और वह बार बार पूछा जाता है कि जो हम देखें 4 जिले कौन से हैं, तो श्योपुर है, कटनी है, डिंडोरी है और बड़वानी है। किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि यह श्योर है, क्या है, श्योर कि जो बड़ी जो है, जो डोरी है वह कभी ना कभी कट जाएंगी। कैसा याद रखना, यह श्योर है कि जो बड़ी यानी बड़वानी से बड़ी कर लेना, जो डोरी है वह कभी ना कभी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। जब सिंहदेव साहब के द्वारा एक कमेटी बनी थी उसके अंतर्गत जो 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान में है, बाकी 6 जिले कहां पर चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए। अब हम जानते हैं श्योपुर कहां से बना, तो याद रखना मुरैना से बना था। कटनी आपको पता है जबलपुर से बना था। डिंडोरी मंडला से बना था और बड़वानी खरगोन से बना था। खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और खंडवा को पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात जो सिंहदेव समिति के द्वारा हमने देखा कि जो 6 जिले बने थे उसके अंतर्गत भी हमें देखने के लिए मिलते हैं कि 3 जिले वर्तमान के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के पास में है और 3 जिले किसके पास चले गए हैं, तो 3 जिले हमें देखने के लिए मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के पास चले गए हैं। अब 3 जिले कौन से हैं, हरदा, उमरिया और नीमच। हरदा किससे बना था, होशंगाबाद से। उमरिया किससे बना था, शहडोल से। और नीमच किससे बना था, मंदसौर से हमें देखने के लिए मिलता है। तो कैसा याद रखना, हर उम्र नीम खाओ, अर्थात हर उम्र क्या करो, नीम का सेवन करो, जिससे उम्र आपकी क्या रहेंगी, अच्छी रहेंगी। हर से कर देना, हर से कर लेना हरदा, कर लेना उम्र से, कर देना उमरिया और नीम से कर लेना नीमच। तो इस प्रकार से आप इन्हें भी याद रख सकते हैं। 1 नवंबर 2000 को क्या होता है, हम जानते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, अर्थात हमें देखने के लिए मिलता है हमारे मध्य प्रदेश का विभाजन। और जैसे ही क्या होता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत तब क्या होता है कि जिलों की सिचुएशन भी बदल जाती है। जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह कितने जिले लेकर चल जाता है, 16 जिले लेकर चल जाता है। कितने, 16 जिले लेकर चल जाता है और 3 संभाग लेकर चल जाता है। कितने संभाग, 3 संभाग। इस प्रकार से याद रख लेना कि जो 3 नए संभाग बने थे वो भी वह लेकर चले गया और 16 जो नए जिले बने वह भी वो लेकर चले गया। अर्थात उसकी सिचुएशन हम देखें तो मध्य प्रदेश के पास में बचे कितने, तो मध्य प्रदेश के पास में तब बचे थे 45 जिले और संभाग कितने बचे, 12 से 3 चले गए तो 9 संभाग हमें देखने के लिए मिलते हैं। उसके पश्चात जैसे ही हमारा नया मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत आता है तो बात आती है 15 अगस्त 2003 की। किसकी, 3 में 3 और नए जिले बन जाते हैं। 3 में 3 और नए जिले बन जाते हैं। कौन कौन से, ऐसा याद रखना, हम याद रखना है कि बुरहानपुर कौन कौन आया, तो बुरहानपुर आप ऐसा याद रख सकते हैं कि बुरहानपुर के अंतर्गत अनूप और अशोक आया। कौन आया, अनूप और अशोक आया। यह देखिए हम देखा कि, और याद रखना किस समिति के अनुशंसा पर बने थे, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बोस समिति की अनुशंसा पर 3 नए जिले बने थे। हम जानते हैं बुरहानपुर किससे अलग होकर बना, खंडवा से। अशोकनगर आपको पता है गुना से अलग होकर बना और अनूपपुर आपको पता है शहडोल से अलग होकर बना। आप याद रखना 3 के अंतर्गत 3 नए जिले। बुरहानपुर कौन आया, अनूप और अशोक 2 मित्र है, वह बुरहानपुर आए। और उस समय क्या होता है, अब हमारे पास कितने जिले थे, 45 के अंतर्गत 3 जोड़ 2 तो कितने हो गए, 48। और संभाग हमारे पास में कितने हैं, वैसे ही 9 हुआ करते थे। उसके पश्चात बात आती है 17 मई 2000, हम यदि बात करें 17 मई 2008 की एवं 24 मई 2008 की, हमें देखने के लिए मिलते हैं और 2 नए जिले।
कौन कौन से 2 नए जिले? झाबुआ से हमें देखने के लिए मिलता है एक नया जिला बनता है, कौन सा? अलीराजपुर। एवं एक और हमें नया जिला देखने के लिए मिलता है जो सीधी से अलग होता है, सिंगरौली। तो ऐसा याद रख लेना, सीधे सीधे से क्या हो जाता है, जो सीधे लोग होता है उसको लोग छोड़कर चले जाते हैं, तो हमने सीधी से कर लिया सिंगरौली। और जो झाबुआ भी बेचारा हम देखते हैं आदिवासी लोग बेचारे सीधे साधे, उनसे एक अलग जिला बन गया अलीराजपुर। तो उसी प्रकार से हम देखें तो हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। और याद रखना 2008 के अंतर्गत ही क्या होता है, लगभग 14 जून 2008 को क्या होता है, एक नया संभाग बन जाता है। कौन सा संभाग? शहडोल संभाग। जैसे ही हमारे पास में जो संभाग चल रहे हैं, कितने, जो 10 हम देखें कि 9 से कितने हो गए, 10 संभाग हो गए। और याद रखना एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात होती है कि शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल स्वयं, उमरिया, अनूपपुर और डिंडोरी को शामिल कर लिया जाता है। किंतु यदि वर्तमान में बात करें तो डिंडोरी जो है वह शहडोल संभाग का, यदि देखें शहडोल संभाग का भाग नहीं है। डिंडोरी आप काय में आता है? डिंडोरी जबलपुर में आता है। लगभग 2010 से जो डिंडोरी है वह जबलपुर संभाग के अंतर्गत गिना जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिल गए 50 जिले और संभाग कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। उसके बाद आती है 16 अगस्त की बात, 16 अगस्त 2013 की। तो याद रखना ऐसा यदि देखें तो देखिए 8 में पहले 8 साल बाद है, 2000 के बाद 8 साल बाद, यहाँ पर 8 साल बाद है, यहाँ पर 5 साल बाद है। हमें क्या देखने की मिला? पहले 8 फिर 5 साल के बाद जिले बने। तो सबसे पहले 13 के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिला आगर मालवा, जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनता है। किससे? हम देखें तो उज्जैन से अलग होकर। और आप जानते हैं 1 अक्टूबर 2018 को, 13 के बाद 5 साल जोड़ दो तो 1 अक्टूबर 2018 को कौन सा जिला देखने के लिए मिलता है? टीकमगढ़ से निवाली जिला जो बन जाता है मध्य प्रदेश का 52वां जिला बन जाता है। और हम यदि देखें कि हमारे जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे श्रीमान कमलनाथ जी, जो जाते जाते जिन्होंने सत्ता के चक्कर में कहो या किसी नेता को या किसी विधायक को खुश करने के लिए कहो, उन्होंने क्या करा? 3 नए जिले बना दिए। कौन कौन से? एक नागदा हमें देखने के लिए मिलता है, उज्जैन से अलग हो गया। किससे? नागदा उज्जैन से अलग हो गया। उसके पश्चात हमें मेहर, जो विधायक थे उन्हें खुश करने के लिए हमें सतना से मेहर अलग देखने के लिए मिला। और हमें देखने के लिए मिला गुना से चाचौड़ा जिला अलग हमें देखने के लिए मिला। तो इस प्रकार से यदि वर्तमान के अंतर्गत बात करें तो जो निवाड़ी जिला जो 52वां जिला हुआ करता था, और यदि इन जिलों को क्या मिल जाए, 18 मार्च को ही यदि सहमति मिल जाए या शिवराज सरकार क्या कर दे, इसे एक्सेप्ट कर ले, तो हमें मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितने जिले देखने के लिए मिल जाएंगे? 52 से 55 जिले हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाएंगे। और 11वां जो संभाग है हम देखें छिंदवाड़ा प्रस्तावित है, वह संभाग अभी नहीं बना है। तो आप लोगों को यह संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन मैंने आपको 2000 से 2020 अर्थात 1947 से पूरा 2020 तक संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने उपलब्ध करा दी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप हमारे बाकी के वीडियोस भी देखकर इसी प्रकार की जानकारी जुटा सकते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे क्या हो सके आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।